प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्कूल ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग 11th क्लास में ज्योग्राफी को कैसे पढ़ा जाए जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह 11th क्लास से अर्थात 10th बोर्ड के बाद से एक स्वतंत्र विषय के रूप में शुरू होता है। 10th क्लास तक सामाजिक विज्ञान, सोशल स्टडीज़ के अंतर्गत हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स के साथ ज्योग्राफी को पढ़ा जाता है। लेकिन जब 11th क्लास में आते हैं तो यह एक व्यापक विषय का रूप ग्रहण कर लेता है। इसलिए छात्रों पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है कि यह एक बड़ा विषय है और इसे कैसे पढ़ सकें, यह एक कठिन विषय है, इसे आसानी से कैसे समझ सकें। तो आइए 11th क्लास के संदर्भ में इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं। 11th क्लास में ज्योग्राफी को कैसे पढ़ें ताकि अधिक से अधिक मार्क्स आ सके, अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। तो इस विषय को समझने के लिए आज हम दो बिंदु के संदर्भ में इसकी चर्चा करेंगे। पहला कि इसमें के एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। पहले एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझेंगे और जब एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझेंगे तब हम ये देखेंगे दूसरे बिंदु के रूप में कि क्या पढ़ना है, किन किन किताबों को पढ़ना है और उसे कैसे पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले एग्जामिनेशन पैटर्न को देखते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न में यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें दो पेपर का एग्जामिनेशन होता है। दो पेपर में एक पेपर थ्योरी के रूप में 70 मार्क्स का और सेकंड पेपर प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक परीक्षा के रूप में 30 मार्क्स का होता है। इस तरह से थ्योरी 70 मार्क्स और प्रैक्टिकल 30 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है। ये थ्योरी पेपर है, ये 70 मार्क्स का, तो ये के मल्टीपल चॉइस के रूप में पूछे जाते हैं। 4 विकल्प दिए जाते हैं, अर्थात प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होते हैं। तो हमें उसमें से एक सही विकल्प को चुनना रहता है। अब ये तो हुई एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन ये थ्योरी पेपर में 70 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे इसको जानना है। तो ये 70 मार्क्स के क्वेश्चन हमें दो किताबें पढ़नी है जिससे पूछी जाएंगी। फर्स्ट पुस्तक का नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत यानी फिजिकल ज्योग्राफी, प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल जो भूगोल का मूल आधार है, अर्थात इसे बहुत ही समझकर पढ़ने की ज़रूरत होती है। और दूसरी पुस्तक का नाम है भारत भौतिक पर्यावरण यानी फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है। तो ये पहली पुस्तक और दूसरी पुस्तक दोनों मिलाकर 70 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है। बहुवैकल्पिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 विकल्प दिए जाते हैं, एक सही उत्तर चुनना रहता है। ये दोनों पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और भारत भौतिक पर्यावरण दोनों से लगभग 35 यानी 35 प्रश्न रहते हैं और दोनों मिलाकर 70 प्रश्न हो गए। 70 क्वेश्चन हुए 70 मार्क्स के। अब भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत यानी फिजिकल ज्योग्राफी, अर्थात यह पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में कुल 6 यूनिट है और 6 यूनिट में 16 चैप्टर्स है, यानी 16 चैप्टर को हमको पढ़ना है 6 यूनिट में। उसी तरह से दूसरी पुस्तक भारत भौतिक पर्यावरण यानी फिजिकल ज्योग्राफी भारत का है, वो 4 यूनिट में विभाजित है और इन 4 यूनिट से 7 चैप्टर में बटा हुआ है, अर्थात 4 खंड 7 चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से दो पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा भौतिक पर्यावरण भारत का यानी भारत का फिजिकल ज्योग्राफी, ये दोनों किताबों को पढ़कर हम 70 मार्क्स के क्वेश्चन को बनाएंगे। एक में 16 चैप्टर और एक में 7 चैप्टर है।
तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इन पुस्तक के द्वारा हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ताकि अधिक से अधिक प्रश्न का उत्तर दे सकें। मौलिक जानकारी के लिए, समझकर पढ़ने के लिए ये NCERT की किताबें हैं और इसे अगर हम ठीक से पढ़ लेंगे, जो देखने में बहुत ही पतली लग रही है, तो सबसे पहले ये सोचेंगे कि मोटी किताब न पढ़कर इन NCERT की पतली किताबों को अगर हम पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और लगभग सभी प्रश्न इन्हीं पुस्तक के अंदर से पूछे जाएंगे। तो हमें सबसे पहले NCERT की किताब को पढ़नी चाहिए। साथ में एक एटलस की किताब रखनी चाहिए ताकि जो चीज़ को हम पढ़ रहे हैं उसे मानचित्र के द्वारा अपने दिमाग में स्पष्ट कर लें। मैप के द्वारा जब स्पष्ट करके पढ़ेंगे तो लंबे समय तक दिमाग में याद रहेगा, यानी लॉन्ग टाइम मेमोरी के लिए मानचित्र के सहारे भौगोलिक तथ्यों को, ज्योग्राफिकल फैक्ट्स को जानने की ज़रूरत है। ये केवल न 11th में काम आने वाली दोनों पुस्तकें हैं, बल्कि आगे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे तो उसके लिए भी ये दो पुस्तकें सबसे ज़रूरी है, अनिवार्य है भूगोल के प्रश्नों को बनाने के लिए। क्योंकि किसी भी परीक्षा में या तो फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं या भारत के भौतिक भूगोल से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए अब इसके अंतर्गत देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है और उसे कैसे पढ़ना है। तो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में पहले चैप्टर में भूगोल एक विषय के रूप में, यानी भूगोल क्या है, इसको जानना है। भूगोल मानव और प्रकृति के बीच, मानव और पर्यावरण के बीच किस प्रकार का अंतर संबंध है, एक दूसरे के साथ कैसे अंतर संबंधित है, अंतर क्रिया करता है, इसके बारे में पढ़ना है। एक भूगोल विषय के रूप में भूगोल में क्या पढ़ना चाहिए, भूगोल का विकास कैसे हुआ, भूगोल के कौन कौन से प्रमुख विद्वान हुए जिन्होंने इसे एक विषय के रूप में स्थापित किया और इसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं, ब्रांचेज है, तथा दूसरे विषय के साथ भूगोल का क्या संबंध है, इससे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। सेकेंड यूनिट में पृथ्वी के बारे में जानना है, अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई और पृथ्वी यानी सौर मंडल के उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत दिए गए, जैसे निहारिका सिद्धांत, पहला वैज्ञानिक सिद्धांत कास्ते द बफन ने दिया, इमैनुअल कांट ने उसके बाद दिया। तो ये विद्वान किस प्रकार के सिद्धांत दिए और कैसे कैसे सौर मंडल के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिए गए, जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। इसके बाद का चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण है, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। आप आगे के वीडियो में चैप्टर वाइज वीडियो देखते जाएंगे और सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिलते जाएगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। आपको एक एक कर चैप्टर की व्याख्या मिलते जाएगा और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसकी जानकारी मिलते जाएगी। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मॉडल के द्वारा समझने की ज़रूरत है। इसके बाद है पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर का वितरण, यानी कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं और इनका नाम क्या है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। सेकेंड यूनिट में ये चैप्टर पढ़ने के बाद थर्ड यूनिट में भू आकृतियाँ यानी जियोमॉर्फोलॉजी, पहले जिनकी चर्चा किए वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, जल और स्थल के वितरण के बारे में था, और उसके बाद पढ़ना है भू आकृतियाँ जियोमॉर्फोलॉजी, यानी जियोमॉर्फोलॉजी अर्थात पृथ्वी के ऊपर जो स्थलाकृतियाँ दिखाई देती है उसका विकास कैसे हुआ, कौन कौन से प्रमुख स्थलाकृतियाँ हैं, खनिज के बारे में, चट्टान के बारे में, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, वायु द्वारा यानी पवन द्वारा निर्मित कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ हैं। तो एक चार्ट बना लेंगे, टेबल बना लेंगे कि नदी द्वारा कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती है, पवन द्वारा कौन सी बनती है, हिम नदी द्वारा कौन सी बनती है। तो इस तरह से एक टेबल बना लेंगे और कौन
कौन सी स्थलाकृति अपरदनात्मक है, इरोजनल है, कौन डिपोजिशनल है, निक्षेपात्मक है। तो इस तरह से चार्ट बना लेंगे, टेबल बना लेंगे और उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर कुछ एग्जाम्पल विश्व में कि कौन कहाँ है, जैसे रांची का संप्राय मैदान है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि यह किस प्रकार का मैदान है। पेनी प्लेन है रांची का पाठार। तो इस तरह से भू आकृतियों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यूनिट में जलवायु के बारे में पढ़ना है और जलवायु में वायुमंडल एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर, यानी कि वायुमंडल कैसे बना है, गैसों का मिश्रण है, कौन कौन सी गैसें हैं और उसकी संरचना के बारे में कि कितने लेयर हैं और कौन सा लेयर किस भाग में पाया जाता है और उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, किस लेयर की क्या विशेषताएं हैं। जैसे अगर मौसम का परिवर्तन होता है तो किस लेयर में होता है, किस मंडल में होता है। अगर रेडियो तरंगें धरातल पर वापस लौटती है तो किस लेयर से लौटती है। तो वायुमंडल की संरचना और संगठन, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में जानना है। उस तरह से वायु, विभिन्न प्रकार के वायु का परिसंचरण होता है, जैसे पछुआ पवन, वेस्टर्ली विंड, ट्रेड विंड और ध्रुवीय पवन। ये अस्थाई पवन है, परमानेंट विंड है। और उसके बाद कुछ स्थानीय पवन है। तो इन पृथ्वी पर चलने वाले वायुदाब पेटी कहाँ हाई प्रेशर है, कहाँ लो प्रेशर है, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर वायु चलती है या लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर चलती है। तो वायुदाब पेटी को, एयर बेल्ट को समझना है और वायु किधर से किधर चलती है। फिर वायुमंडल में जल यानी वर्षा के बारे में और वर्षा के प्रकार के बारे में पढ़ना है कि वायुमंडल में जल चक्र, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है और वर्षा के प्रकार के बारे में जानना है। फिर विश्व के जलवायु के बारे में, क्लाइमेट के बारे में जानना है कि विश्व के किस क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसके बाद महासागर यानी जल के वितरण, महासागर कौन से किधर हैं तथा महासागरीय जल की गति यानी 3 प्रकार की जो गतियां पाई जाती है, तरंग के रूप में, ज्वार भाटा के रूप में और महासागरीय जलधाराएं। ठंडी जलधाराएं किधर बहती है, कौन कौन सी है, गर्म जलधाराएं कौन कौन सी है, किधर बहती है, इसके बारे में जानना है। और अंत में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में पृथ्वी पर जीवन यानी परितंत्र के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में जानना है और जैव विविधता और उनका संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी और उनका संरक्षण के बारे में पढ़ना है। तो इस तरह से पहले पुस्तक जो मानव भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है, तो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में हमें 16 चैप्टर में मूल रूप से पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, पृथ्वी पर भूआकृतियों का विकास यानी जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी यानी वायुमंडल के बारे में, मौसम के बारे में, जलवायु के बारे में, और हाइड्रोस्फीयर यानी ओशिनोग्राफी जलमंडल के बारे में जानना है। इसके साथ इसके लिए एटलस के माध्यम से पढ़ने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अगर मानचित्र को देखकर, एटलस को देखकर पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके तथ्यों को समझेंगे तो एक एक प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। इस तरह से दूसरी पुस्तक जो भारत के बारे में है, भारत के फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल के बारे में है, उसमें सबसे पहले हमें भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में जानना है। 9th क्लास में ये सारे चैप्टर लगभग हम पढ़ चुके हैं। यहाँ उसे विस्तृत रूप में पढ़ने की ज़रूरत है। भारत ग्लोब पर किधर है, उत्तरी गोलार्ध में है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी है, फिर चौड़ाई कितनी है, इसके पड़ोसी देश कौन कौन हैं। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से 2nd चैप्टर में भारत की भू आकृति विज्ञान, 2nd खंड पार्ट भू आकृति विज्ञान में भारत की संरचना यानी भारत की चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है और किस किस युग में हुआ है, इसके बारे में जानना है। तब एक विस्तृत रूप से भारत का फिजिकल सेटअप यानी भौतिक विभाग, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश से अर्थात हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण का पठारी भाग, मध्यवर्ती मैदान, द्वीप समूह, तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल, इसके बारे में एक एक कर सारगर्भित जानकारी प्राप्त
करनी है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद के चैप्टर में भारत की अपवाह प्रणाली ड्रेनेज पैटर्न के बारे में जानना है। और अपवाह प्रणाली ड्रेनेज पैटर्न का तात्पर्य है कि भारत की नदियाँ किस दिशा में बहती है, क्यों बहती है, इसके उद्गम कहाँ हैं, उत्तर भारत की नदियों की क्या विशेषता है, दक्षिण भारत की नदियों की क्या विशेषता है, यानी रिवर सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। रिवर सिस्टम के बाद भारत की जलवायु, यानी भारत में विविध अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के जलवायु की परिस्थितियाँ पाई जाती है। तो कितने प्रकार की जलवायु है और जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। इसके बाद प्राकृतिक वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन, यानी भारत के किस किस भाग में किस प्रकार की वनस्पति का विकास हुआ है। तो वनस्पति का प्रकार और उसमें पाए जाने वाले पेड़ पौधों के प्रकार के बारे में जानना है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति के बाद भारत की मृदा और प्राकृतिक संकट अर्थात आपदा के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो इस तरह से 2 पुस्तकों के माध्यम से 70 यानी 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन्हें चैप्टर वाइज अगर देखेंगे तो 9th क्लास में पढ़े हुए बहुत सारे चैप्टर है, कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, जो फिर से 11th क्लास में रिपीट हुआ है। कोई नई चीज़ें नहीं है, केवल उसका विस्तृत रूप है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मानचित्र के द्वारा, एटलस के द्वारा समझकर अगर हम इसे पढ़ेंगे तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अपने आप बनते चला जाएगा। और आपके लिए चैप्टर वाइज स्कूल ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। आप उसे देखकर आसानी से किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको परीक्षा का पैटर्न और कैसे पढ़ना है, इसकी तैयारी कैसे करनी है, समझ में आई होगी। आप अपना कमेंट्स अवश्य लिखेंगे और जो जानकारी प्राप्त करना होगा उसके बारे में अवश्य लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।